हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज बात करेंगे रीट परीक्षा की तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। रीट में हिंदी जो शिक्षण विधि है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और इस हिंदी शिक्षण के कुछ एमसीक्यू आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप शिक्षण विधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कम से कम 20 क्वेश्चन ले रहे हैं इस वीडियो में। आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं या आप रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से जो भाषा फर्स्ट है या भाषा सेकंड है, उन दोनों में आपने हिंदी जरूर ली होगी, भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकंड हो। तो हिंदी अगर आपने ली है तो हिंदी वालों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और इन शिक्षण वीडियो में से मैं आशा करता हूँ आपको कम से कम 5 या 6 सवाल इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट है हम यहीं पे क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? यानी पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करना है तो कौन सा कारण नहीं होना चाहिए? पहला है गेयता, दूसरा है भाषा के विविध रंग रूप, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचय और लोकगीतों का सौंदर्य बोध। यानी ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कारण कौन सा नहीं है? तो इसका पहला आंसर रहेगा गेयता नहीं रहता है। बाकी भाषा के विविध रूप रहेगा, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचय जरूर रहेगा, लोकगीतों का सौंदर्य बोध। तो इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है गेयता, इसका समावेश नहीं किया जाएगा, ये आपका रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? भाषाई कौशल के अंदर, भाषाई कौशल में इसमें से कौन सा नहीं आता है? पहला है हंसना, दूसरा है लिखना, सुनना, बोलना। अब यहाँ पर ये तीन तो होते हैं, लिखना, सुनना और पढ़ना। एक और होता है आपका पढ़ना। तो ये 4 भाषाई कौशल होते हैं, लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। तो यहाँ पर हंसना नहीं होता है। तो ये भाषाई कौशल आपके 4 रहने वाले हैं, लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। तो यहाँ पे हंसना नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा। अगला प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? यानी ज्ञानेंद्रियों पर शिक्षा, इस पर विशेष बल देने वाली कौन सी विधि है? स्वाध्याय विधि, मांटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि या डाल्टन विधि? तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर जो विशेष बल देने वाली पद्धति है वो है मांटेसरी पद्धति। यानी मारिया मांटेसरी एक महिला थी, उन्होंने मांटेसरी पद्धति ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। तो इसमें रहेगा मांटेसरी, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, मायरा पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों की, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, वे पढ़ने में ज्यादा समय लेती है, वे समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है या वे अटक अटक कर पढ़ रही है। तो मायरा पढ़ते समय कभी वाक्यों को और कभी शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, तो ये क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये वाला तीसरा रहेगा, वे समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। यानी समझने के साथ साथ वो पढ़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए वाक्यों और शब्दों की वो क्या कर रही है, बार बार पुनरावृत्ति कर रही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? वेद का, पुराण का, उपनिषद का, ग्रंथ का? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रंथ का। उस वक्त ग्रंथ शब्द का जो प्रचलन है पाठ्य पुस्तक के लिए वो सबसे ज्यादा रहा था। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का मेन कारण क्या होता है? अगर कक्षा के अंदर बालक पिछड़ रहा है यानी वो अन्य बच्चों से पीछे रह रहा है तो इसका मेन कारण क्या है? बालक का मेधावी होना, बालक का नटखट होना, बालक में हीन भावना होना और बालक के प्रारब्ध के कारण। तो इसका जो पिछड़ेपन का जो मेन कारण रहेगा वो है बालक में हीन भावना का होना। अगर बच्चे में हीन भावना रहेगी तो वो पढ़ाई में पिछड़ा रह जाएगा, यानी अन्य बालकों के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, इस वजह से वो पिछड़ा रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप काव्य शिक्षण कर रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य रहेगा? आप कविता का शिक्षण कैसे करा रहे हैं? संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति या आनंदानुभूति कराना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना या व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना? यानी काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है दूसरा वाला, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना ही काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रहता है। ये हिंदी शिक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है कि अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता रहती है? अगर आप किसी का अच्छा मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसकी मुख्य विशेषता क्या रहेगी? वेद्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, पुनर्मूल्यांकन, शिक्षक का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, व्यक्तिपरकता, विभेदीकरण, जीवनोपयोगी, लाभपरक, सिद्धांतपरक, रोचक, भावपूर्वक या सुचितापूर्ण? तो अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता है इसका पहला राइट आंसर रहेगा वेद्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। ये 4 अगर विशेषता है तो ये अच्छे मूल्यांकन के अंतर्गत कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर पहला। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? यानी प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? अंग्रेजी को दी जाती है, संस्कृत को दी जाती है, मातृभाषा को दी जाती है या विदेशी को? तो प्राइमरी लेवल पर यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण में प्राथमिकता दी जाती है वो है मातृभाषा। उच्च बच्चे की लोकल जो मातृभाषा क्या है उसको ही
आप प्राथमिकता देंगे, यानी मदर टंग को आप इसको प्राथमिकता देंगे। तो इसका राइट आंसर तीसरा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? यानी हिंदी भाषा के प्रति किसी छात्र की रुचि उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। यानी हिंदी भाषा के प्रति अगर आपको रुचि उत्पन्न करनी है तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ही आपको ये कार्य करना होगा, तभी उन छात्रों की भाषा के प्रति रुचि जागृत होगी। इसका पहला राइट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी शिक्षण में प्रायोजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि ये क्यों महत्वपूर्ण है? यानी प्रोजेक्ट विधि क्यों महत्वपूर्ण है? प्रायोजना विधि, विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक इसमें स्वतंत्र होता है, करके सीखना स्थायी होता है, ये विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होता है। तो प्रायोजना विधि का जो मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है करके सीखना ही स्थायी होता है। अगर कोई बच्चा किसी काम को करके देख रहा है तो उसका जो सीखना है वो एक स्थायी हो जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा, प्रायोजना विधि में करके सीखना ही स्थायी होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट। अगला है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर आधारित है? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर आधारित है? पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा से संग विधि, इनमें से कोई नहीं, आगमन विधि। यानी ऐसी कौन सी विधि है व्याकरण की जो प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आगमन जो विधि है वो प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर आधारित रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में क्यों सहायक है? यानी प्रोजेक्टर से आप स्मार्ट कक्षा शिक्षण कैसे करा सकते हैं, क्यों सहायक है? सर्वे साधन के रूप में, दृश्य साधन के रूप में, खेल गतिविधियों के दृश्य रूप में, या श्रव्य दृश्य साधन के रूप में? तो जो प्रोजेक्टर होता है उसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। तो श्रव्य दृश्य साधन के रूप में प्रोजेक्टर का जो इस्तेमाल है हम कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं। आजकल विद्यालयों में यही कार्य चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से आप क्या होता है? बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, शिक्षक और बच्चों का समय व्यर्थ होता है, या पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया आती है? तो कक्षा अभिनय जो प्रणाली है उसमें जो चौथा ऑप्शन है, पात्रता के अनुसार बच्चों के द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया आती है। यानी बच्चा अभिनय के द्वारा सीखता है पात्रता के अनुसार। तो कक्षा अभिनय प्रणाली का मुख्य यही आपका उत्तर रहेगा। तो इसका चौथा आंसर राइट रहेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? यानी प्राइमरी लेवल पर बच्चों को अगर आप भाषा सिखा रहे हैं तो सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास, अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास, मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की जो कुशलता है उसका विकास करना ही भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य रहेगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यानी मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, ये कथन कौन सी विधि का है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि, प्रोक्स विधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोक्स विधि। यानी प्रोक्स विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोक्स विधि। अगला है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन जो हम बोलकर लिखाते हैं उसका उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास, वाचन गति का विकास, एकाग्रचित्तता का विकास, शुद्ध और स्पष्ट लेखन का विकास। तो इसमें वाचन गति का विकास नहीं होता है, क्योंकि बच्चा इसमें लिखता है तो वाचन गति यानी बोलने का काम तो बिल्कुल नहीं करता है। तो वाचन गति का जो विकास है वो इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी लेखन गति का काम करता है, एकाग्रचित्तता का वो विकास उसमें होता है, और शुद्ध और स्पष्ट लिखने का विकास भी होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, वे कौन सी शिक्षण विधि है जो लेखन उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए और रचना शिक्षण के लिए वो माध्यमिक स्तर के लिए होती है? यानी लेखन उच्चारण कर रहे हैं तो वो प्राइमरी लेवल के लिए है, और अगर आप रचना शिक्षण कर रहे हैं तो वो माध्यमिक के लिए होती है। तो वो कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि, द्विभाषा शिक्षण विधि, आगमन विधि, अनुकरण विधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुकरण विधि। यानी अनुकरण में ही वो लेखन है, उच्चारण है वो प्राथमिक स्तर पर करता है, और रचना शिक्षण है वो माध्यमिक स्तर पर करता है। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, यानी साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है? रसात्मक है, सृजनात्मक है, ज्ञानात्मक है, या इनमें से कोई नहीं? तो साहित्य की विविध भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना, इसका राइट आंसर रहेगा ज्ञानात्मक। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। तो इसमें ज्ञानात्मक आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? अनुकरण पर, अभिव्यक्ति पर, रचनात्मकता पर, या भाषा प्रयोग पर? इसका राइट आंसर रहेगा
अनुकरण पर व्यवहारिक दृष्टिकोण ज़्यादा बल देता है। भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो अनुकरण पर ज़्यादा बल देता है, यानी आप किसी का अनुकरण करके ज़्यादा सीखते हैं तो इसी पे ही ये बल देता है। हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, वर्तमान में रीट परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और रीट में आपने भी यहाँ पर हिंदी शिक्षण लिया होगा, यानी हिंदी भाषा आपने फर्स्ट या सेकेंड में ली होगी। तो L1 और L2 दोनों के विद्यार्थी हिंदी भाषा को अपनी प्राथमिकता रखते हैं। तो हिंदी शिक्षण के कुछ MCQ आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो हिंदी में 15% आपके व्याकरण से आएंगे और 15% है जो शिक्षण विधियों के केवल आएंगे, तो वो 15% है वो आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं ताकि आप परीक्षा में इन 15 में से लगभग आप 13 से 14 सवाल आप राइट कर सकते हैं। फिर व्याकरण अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप व्याकरण में भी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे उसमें से कम आपको यहाँ पर 26 से लेकर 27 क्वेश्चन जरूर करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हिंदी शिक्षण विधि के कुछ MCQ करवा रहे हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए MCQ हिंदी शिक्षण वीडियो के। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर आप हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, व्याकरण नियम कंठस्थ करना, भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना। तो इसमें कौन सा आपका राइट रहेगा? तो हम यहाँ पर जो हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, आप मौन रहकर आप शब्दार्थ नहीं कर सकते हैं, व्याकरण नियमित कंठस्थ नहीं कर सकते हैं, तो भाषा का ज्ञान देना। अगर आप भाषा का ज्ञान अच्छी तरह से देंगे तो आप हिंदी शिक्षण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हिंदी शिक्षण में आपको भाषा का ज्ञान देना बेहद जरूरी। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है? रीडिंग क्या है? शब्दों को सही सही पहचानना, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई और स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। तो पढ़ना क्या है? पढ़ने का जो मेन है, पढ़कर आपको अर्थ समझना। ये पढ़ने का राइट आंसर है कि आप पढ़कर अपना अर्थ समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन है? इसमें से चुनना है। श्रव्य शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री या स्पर्श शिक्षण सामग्री। तो सर्वाधिक प्रभावी है वो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कही जाती है, यानी सर्वाधिक प्रभावी वही रहती है दृश्य श्रव्य, यानी जिसमें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो ये सबसे अच्छी सहायक शिक्षण सामग्री कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? श्रव्य यानी सुनने से शिक्षण करना है तो सबसे अच्छा साधन कौन सा है, यानी इसका उदाहरण कौन है? लिंगवा फोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चुंबकीय पट, दूरदर्शन। तो यहाँ पर इसमें देखा भी जाता है, इसमें भी देखा आप स्पष्ट कर सकते हैं, इसमें देखा लिखा जा सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा लिंगवा फोन। इससे आप केवल सुनकर आप किसी चीज को समझ सकते हैं। तो श्रव्य शिक्षण का सहायक सामग्री का सबसे अच्छा उदाहरण है लिंगवा फोन। तो आपके अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो आप लिंगवा फोन को ही क्लिक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता, शिक्षक का सौम्य स्वभाव और शिक्षक की विद्वता। तो बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होगा, पहला ही आंसर राइट रहेगा, शिक्षक और बच्चों के बीच में मित्रवत अगर संबंध है तो बच्चा किसी चीज को अच्छी तरह से सीख पाएगा और अपने टीचर से उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ पाएगा बिना हिचक के। तो इसका राइट आंसर पहला वाला ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक अथवा अभिनय ये किसके उदाहरण है? नाटक और अभिनय ये किसके उदाहरण है? दृश्य सहायक सामग्री का, श्रव्य सहायक सामग्री का, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का और अप्रक्षेपित सहायक सामग्री का। नाटक और अभिनय, तो ये श्रव्य और दृश्य दोनों सहायक सामग्री का रहने वाला है। तो आप इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण है नाटक और अभिनय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रशिक्षित किया जाता है? प्रश्नोत्तरी के द्वारा, वाक्य रचना के द्वारा, कहानी लेखन के द्वारा और कहानी लेखन के द्वारा। इसके अंदर दो ऑप्शन आ गए, कहानी लेखन द्वारा और कहानी लेखन द्वारा। तो मौखिक अभिव्यक्ति आपकी जो रहती है वो है प्रश्नोत्तरी विधि के अंदर ही केवल आपको मौखिक सुनना होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, आपकी तरह जवाब दिया जाता है। तो प्रश्नोत्तरी विधि ही मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा प्रक्षेपित की जाती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है? ये याद रखने वाला एक दस्तावेज है, ये शिक्षाप्रद दस्तावेज जो आगे पढ़ने की गुंजाइश पैदा करता है, इसे एक गतिशील दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, या ये मानव जाति के कल्याण के लिए या मानवता के विनाश के लिए लागू होता है। तो सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर कौन सा लागू नहीं रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका पहला ही राइट आंसर रहेगा
कि ये याद रखने वाला एक दस्तावेज है, तो ये याद रखने वाला एक दस्तावेज नहीं रहेगा, तो ये इसका राइट आंसर ही पहला ही रहेगा। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन राइट करना। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में सहायक होती है। पाठ्य पुस्तक में क्या सहायक होता है? केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाना, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, केवल सब अध्याय में, उपरोक्त सभी। तो इसमें पाठ्य पुस्तक में ये तीनों ही सहायक होते हैं, तो आपको ये तीनों ही ऑप्शन राइट रहेंगे इसमें, तो आपका इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, भाषा का व्याकरण सीखना। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसका व्याकरण आपको सीखना होगा, तभी आप अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चों में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप रीट में हिंदी भाषा लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के शिक्षण के वीडियो के जो एमसीक्यू है, आप इस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम आए दिन ही आपको इस तरह की वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप अपनी जो टेस्ट तरीके से, जैसे आपने पहले से पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, मान लो किसी बुक के माध्यम से आपने पूरा पढ़ लिया है, फिर आप इन प्रश्नों को अपनी टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये लगे कि हमारी तैयारी अपने स्तर के अनुसार है, या आप कैसे आप 60% अंक लाएंगे रीड में, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें कि आपको कितनी तैयारी और करनी होगी। तो वीडियो हमारा कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए बेहतर वीडियो और लेकर आएंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।